ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो वी हैव जस्ट सीखन कि हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दैट मीन्स NNP एट FC इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड हैं। वन इज़ द वैल्यू एडिड, सेकेंड इज़ द इनकम मेथड, थर्ड इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। When we talk about the value added method, it's simple sign कि value of goods and services produced in the domestic economy, that means within India, कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमें उसकी वैल्यू को क्या करना है, एड अप करना है। दैट इज बेसिकली द वैल्यू एडेड मेथड। ओके, सो द पॉइंट इज वाइट कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग GDP वैल्यू एडेड मेथड में जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हम एक सिंपल सा पॉइंट और हमने किया था क्या, व्हेन वी से GDP एट MP, इट मीन्स कि जब हम इन तीन मेथड्स को यूज़ करेंगे, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम इनसे पहले एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेंगे। दैट पर्टिकुलर प्लेस इन केस ऑफ GDP वैल्यू एडेड मेथड इज़ GDP एट MP। यानी कि जिस टाइम पे हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे उस टाइम पे सबसे पहले हम क्या निकाल पाएंगे, GDP एट MP। अब इन दिस मेथड GDP एट MP, कई बार क्वेश्चन के अंदर वो लिख के देता है फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब सेम है। सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दोनों का बात क्या है, सेम है। दोनों में अगर आप देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये जो DP और VA है यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड, ये क्या है, दोनों सब्सिट्यूट एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं। यानी कि जहाँ पर DP आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहाँ पे आप VA भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ ध्यान रखना है कि समटाइम्स क्या होता है, बच्चा GDP एट MP याद कर लेता है और क्वेश्चन में GV एट MP आता है, देन ही थिंक्स और शी थिंक्स कि यार ये तो हमें कराया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इन द बिगनिंग से ही आप ध्यान रखेंगे कि GDP एट MP बोले या GVA बोले एट MP बोले, वन ऑफ द सेम थिंग है। सो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब अगर आप आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू एडेड। अब हम जरा बात कर लेते हैं पहले वैल्यू ऑफ इनपुट की, क्योंकि इसकी थोड़ी कम बात हुई थी एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू ऑफ इनपुट जो होता है। अब गाइस देखिए, जो आपका वैल्यू ऑफ इनपुट होता है, ये अल्टीमेटली क्या है, जितना आपने मटेरियल लगाया, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर हम जैसे अकाउंट की लैंग्वेज में सिंपल सा समझे तो वहाँ पे क्या होता था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो दैट प्रॉफिट इज समहाउ जो आपने वैल्यू एडिशन किया। यहाँ पर भी वही, इकोनॉमिक्स में भी वही सेम चीज़ है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट इक्वल्स टू द वैल्यू एडिड। अब पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ इनपुट जो होता है, दैट इज बेसिकली आर इंटरमीडिएट गुड्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, सो होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। One is called the intermediate good and second is called our final good. One is called intermediate good and second is called final good. Can say second is final good. तो अब सबसे पहले जो हमें समझना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना है, क्योंकि जब आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आएगा तभी आप इसे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप आराम से पुटअप कर पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को एक सिंपल से उसमें लिखूँ tabular format में, तो आई कैन राइट ओवर हेयर वन इज कॉल्ड द फाइनल गुड एंड सेकेंड इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड। तो देखिए, जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, पहला डिफरेंस ये होता है कि जो फाइनल गुड है वो क्या होता है, आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स आप उसे फर्दर ना तो उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, ना ही उसे फर्दर रीसेल करने वाले हैं। देखिए, एक नॉर्मल सी सेंस होता है क्या, जैसे आप लोगों ने जो चेन को सुना हुआ है वो कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर ने कोई चीज़ बनाई, उसने आगे डीलर को दे दिया,
डीलर ने उसे होल सेलर को दे दिया है, होल सेलर ने उसे रिटेलर को दिया, एंड देन द लास्ट एट द टाइम रिटेलर ने उसे कस्टमर को दिया। तो कस्टमर उसको क्या करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है। तो कस्टमर के पास जब वो पहुंचेगा दैट विल बिकम द फाइनल गुड, यानी कि द पर्सन हु कंज्यूम्स, जिसने इसकी क्या करनी है, कंजम्पशन करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट करनी है इन अ सेंस आप उसे खरीद के अपने पास रख रहे हैं। जैसे आज आपने कोई सामान खरीद लिया, लेट से आपने गोल्ड खरीद लिया और उसे अब आपने रख लिया है जस्ट फॉर द फ्यूचर से कि यार आने वाले टाइम में क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी एंड देन वी विल जस्ट सेल इट एंड हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसका सेंस क्या है, आपने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है, तो दूसरे क्या कहा जाता है, फाइनल गुड। बट अगर आप इन बाकी की सीरीज़ को देखें, इन सब का मेन एम क्या था, इसको रीसेल करना एक तो, या फिर और इम्प्रूव करके रीसेल करना, इम्प्रूव देन सेल। सी सेल एंड इम्प्रूव इन देन सेल का क्या मतलब होता है, देखो आप मान लीजिए किसी से होल सेलर है जो यहाँ से मान लीजिए इसने इसको लेट से कैलकुलेटर बना के दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कैलकुलेटर दिया, डीलर ने होल सेलर को कैलकुलेटर दिया, होल सेलर ने रिटेलर को कैलकुलेटर दिया। इसका मतलब है इज इट एज इट इज़ ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा, जो प्रोडक्ट आया था वही एज इट इज़ आगे बेच दिया, दिस इज एज इट इज़ रीसेल हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या आता है पॉइंट कि इम्प्रूवमेंट किया, दैट मीन्स आपने उसकी वैल्यू को और इन्हांस किया है। जैसे जब हम लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल पढ़ा था कि सबसे पहले वीट था, वीट का आपने आटा बनाया, फ्लोर बनाया, फ्लोर से आपने लेट से ब्रेड बनाया एंड ब्रेड से आपने सैंडविच बनाया। तो हर बार वो चीज़ एक बार और में बदली है, प्लस उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है उसकी वैल्यू में, ठीक है। तो जब तक कि वो फाइनल उस पर नहीं पहुंच जाती, इट विल रिमेन द इंटरमीडिएट गुड। यानी कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, रीसेल करने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, रीसेल करने वाले हैं और इम्प्रूव करने वाले हैं फॉर फर्दर रीसेल। सेकेंडली अगर आप इसमें बात करें तो इसके अंदर आपको इनकी अगर हम डिमांड की बात करें तो फाइनल गुड जो होता है उसकी डिमांड क्या है, वो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, दे आर डायरेक्टली डिमांडेड, या यू कैन से डायरेक्टली डिमांडेड टू सेटिस्फाई दैट डिमांड। जो हमारी डिमांड है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, फाइनल गुड। यानी कि आपने कोई गुड लिया, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, दैट विल बी योर फाइनल गुड। बट जिस टाइम पे आप उन्हें डिमांड करते हैं जस्ट टू डिराइव द अदर गुड, यानी कि फाइनल गुड को लाने के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट क्या है, डिमांड फॉर फाइनल गुड जिन पर भी डिपेंड करता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। जैसे लेट्स से सपोज आपको एक केक बनाना है, तो केक बनाने के लिए जितने भी गुड्स आपको चाहिए, क्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, लेट्स से बटर चाहिए एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके अंदर आपने डालने हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इन दैट केस वो सारे के सारे आपके कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ओके गाइज, तो आपने जो सिंपल सा समझना है वो क्या समझना है, वो गुड्स जिनको आपको आगे बेचना है, दे आर बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जिनको आप फर्दर यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स, दे आर बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स। और जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड द फाइनल गुड। अब देखिए, वैसे तो आपके क्वेश्चन में सिंपल लिखा होता है परचेज ऑफ मटेरियल, एक सेकेंड में आपको पता लग जाता है कि दिस इज़ अ इनपुट, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, मटेरियल परचेज लिखा होता है। बट वाई वी आर कंसिडरिंग दिस फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, रीज़न बीइंग हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो हमें स्टेटमेंट दे देते हैं कि सर ये स्टेटमेंट है, आप बताइए कि ये फाइनल गुड है या फिर ये इंटरमीडिएट गुड है। तो उन दैट केस, क्योंकि अब आपको पता है हमें 20 मार्क्स के 1 1 मार्कर आने हैं, तो उसके अंदर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो लेट्स सी हम लोग एक दो आधे एग्जाम्पल देखते हैं कि वो फाइनल गुड रहेगा या इंटरमीडिएट गुड रहेगा, एंड यू हैव टू टेल मी कि ये क्या रहेगा। आप इसके लिए मेरी स्क्रीन पे लिख सकते हैं कि ये क्या रहेगा, ठीक है ना। और आप लोगों ने सिर्फ इफ़ इट इज़ अ फाइनल गुड देन राइट एफ जी फॉर द फाइनल गुड, एंड इफ इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड देन राइट आई जी एज अ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ, पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर है, पेपर परचेज्ड बाय, और बीच में जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक कोई नहीं लिखेगा, ठीक है ना, बीच में नहीं लिखना किसी ने भी। पब्लिशर, ओके, पेपर परचेज बाय द पब्लिशर। अब हमें आपने बताना है कि ये क्या है। ओके, लेट इज स्टार्ट। अब आप लिखिए, आपको क्या लगता है। ओके, द आंसर जो हमारे पास आया है वो आया है इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट पर्सन इज ऑल्सो सेइंग इंटरमीडिएट गुड। किसी और को कुछ और कहना है? ओके, इंटरमीडिएट, यस। अब आप रब कर दीजिए प्लीज़। ये है हमारा इंटरमीडिएट गुड। रीज़न बीइंग, जो पर्सन है जिसने पेपर खरीदा है उसने क्या करना है, पब्लिश करना है। तो दैट मीन्स उसे इसे फर्दर यूज़ करना है। तो फर्दर यूज़ करना है तो फाइनल जो होने वाला है, जो पब्लिश होकर बुक या न्यूज़पेपर आएगा, दैट इज़ द फाइनल। तो ये क्या हो गया जी, हमारा इंटरमीडिएट हो गया। ओके, सेकेंड है हमारे पास फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। ओके, आपको क्या लगता है, लिखिए। ओके, वन इज वी हैव फाइनल, सेकेंड फाइनल गुड। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है हमारे पास, फाइनल गुड है। और क्यों फाइनल गुड है, रीज़न बीइंग ये इन लोगों ने एज इट इज़ यूज़ करना है, इन्होंने फर्दर किसी को इसको बेचना नहीं है। ओके, एक और करते हैं, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है, आपको बताना है वेदर इट इज़ अ इंटरमीडिएट और फाइनल। बताइए। फाइनल गुड, एनीबडी एल्स? ओके, ठीक है, ये क्या है, फाइनल गुड है। रीज़न बीइंग, इसका सिंपल सा थॉट प्रोसेस है क्या, अगर ओके ये भी क्या है, फाइनल गुड है। और उसका रीज़न क्या है, आपने कंप्यूटर को इंस्टॉल कराया। इंस्टॉल कराया दैट मीन्स जब उसे ऑफिस में लगवाया तो आपने उसे ऑफिस में यूज़ करना है। तो आपने यूज़ करना है, आगे किसी को बेचना तो है नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स अ फाइनल गुड। ओके, हम एक और लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप। Okay, one answer is intermediate good, IG, and there we have the same IG. Okay, so yes, it is right. It is a intermediate good. Reason being, why it is a intermediate good? क्योंकि एक ग्रॉसरी शॉप वाला राइस खरीद रहा है। ग्रॉसरी शॉप मीन्स एक पर्सन ने इन सबको सामान को खरीदना है और फिर आगे फर्दर बेचना है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड फॉर दिस। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये आएगा तो आप अब ईजिली लिख पाएंगे। ओके, मैं इसके लिए आपको एक इसका असाइनमेंट भी बना कर दूंगा। वेल ट्राई, अगर मैं उसे गूगल फॉर्म के थ्रू आपको बना के दूंगा तो आप उसे क्या कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। या फिर अगर मुझे ऐप में प्रॉपर इसके लिए मिल जाएगा इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, तो आई जस्ट कंडक्ट फ्रॉम देयर टेस्ट, तो आप उधर से आंसर दे पाएंगे। वो मैं आपको बता दूंगा जैसे भी होगा। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हमारा चल रहा था, कि हम लोग बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम लोग बात कर रहे थे क्या निकालने की, जीडीपी एट एमपी निकालने की।
तो जीडीपी एट एमपी निकालने का जो फॉर्मूला था वो था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर आप आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे, देयर यू विल हैव द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्या है, बहुत सिंपल है, बट इस सिंपल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, वो हमने देखो कैसे समझना है। अब आप उसे ध्यान से समझिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है आपने कितना बेचा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, आपने कितना बेचा, यानी कि कितने गुड्स हैं जो आपने बेचे। एंड व्हेन वी से आपने कितने बेचे, तो इसका मतलब है चाहे आपने किसी को भी बेचे हो, दैट विल बी कंसीडर एज अ सेल, दैट विल बी कंसीडर एज अ आउटपुट फ्रॉम योर साइड। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, लेट्स से एक रेस्टोरेंट है, उसने अपना, उसका काम है बेसिकली फूड प्रोवाइड करना, लेट्स से लंच एंड डिनर। अब एट द टाइम उसे लंच या डिनर करने के लिए कौन आता है, इररिलेवेंट। उसका काम क्या है, बेचना। दैट मीन्स जो चीज़ वो सेल कर रहा है, दैट मीन्स वो सेल कर रहा है। वो बेचते वक्त ये सब नोटिस नहीं करता है कि भैया ये पर्सन हमारी इंडिया का है, या पर्सन ये हमारे से फॉरेन से आया हुआ है, या फॉरेन में आया तो कौन सी कंट्री से आया हुआ है। उसके लिए क्या है, वो सब कुछ आउटपुट है। तो सेम हमारे लिए जो है वो सेल मीन्स सेल है। तो वी जस्ट राइट से वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है जी, सेल प्लस, और वाई आर राइटिंग प्लस। देखिए आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा होगा, याद होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, जब हम सेल करते थे तो देयर वी हैव अ बैलेंसिंग फिगर दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर है क्लोजिंग स्टॉक। या आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट क्या समझ सकते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, जब या फिर हम कंटिन्यूटी कोई बिजनेस करते हैं, तो होता क्या है कि आप जितना सामान खरीदते हैं ज़रूरी नहीं है सारा का सारा बिक जाता है। और वैसे ना आप कोई भी बिजनेस करते हैं, लेट्स से अगर आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जांपल के तौर पे, टुडे इज़ 1/4/2000 मान लीजिए 19 है, आप 31/3/2020 तक पूरे साल में से लेके जाने वाले हैं बिजनेस को। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर परचेज किया था 10,000 यूनिट्स को, तो ज़रूरी तो नहीं है ना पूरी की पूरी 10,000 ही बिकेंगी। हो सकता है कि आप पूरे साल में सेल कर पाए हो 9500 यूनिट्स, तो आपके पास 500 यूनिट्स बच गई होंगी ना। सो देयर इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक यू हैव। एंड ऑन द नेक्स्ट ईयर, जब आपका नेक्स्ट साल शुरू हुआ होगा, क्योंकि बेसिकली एज अ ईयर चेंज होता है, वैसे तो फ़र्क सिर्फ 1 सेकेंड का है ना दोनों सालों में। इधर हमारे पास 31/3/20 ख़त्म हुई है, एंड उधर हमारे पास 1/4/20 शुरू हुई है। तो आपने ऐसा तो करना नहीं है, ये जो 500 यूनिट्स बच गई हैं पिछले साल में, अगला साल आते ही फेंक दोगे, नहीं। दे विल कंटिन्यू इन द बिजनेस। अगले साल के लिए क्या बन जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि यू कैन सी 1020 के टाइम पे ये 500 यूनिट्स जो बच गई हैं पिछले साल में, ये क्या बन गई, ओपनिंग स्टॉक बच गई। सो इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम सेल, सेल के अलावा भी हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। एंड वी हैव अ स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंड अ ओपनिंग स्टॉक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्लोजिंग स्टॉक 500 है और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी 500 है, बट इट डजेंट मीन कि हमेशा दोनों ओपनिंग क्लोजिंग सेम होते हैं। इन दोनों ओपनिंग क्लोजिंग में पूरा का पूरा साल का फ़र्क है। रीज़न बीइंग ये 500 31/3/20 को है क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये 500 नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि इसका क्लोजिंग यहाँ पर कहीं आएगा जब ये 2021 आएगा। तो लेट से सारा सामान जब बिका और पता लगा, तो हमारे को पता लगा कि हमारे पास कितनी यूनिट्स बची हुई हैं, 600 यूनिट्स बची हुई हैं। सो देयर इन अ ईयर वी हैव अ ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक। बट हमें क्या चाहिए, देखो 500 यूनिट्स तो पिछले साल से आई हैं और 600 इसमें बची हैं, इसका मतलब है इस साल की तो सिर्फ 100 ही बची ना, 600 हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लास्ट में बची होगी, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। पर अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 500 तो आप पिछले साल से लेके आए हो और इस बार 600 बची हैं, तो इस साल की तो सिर्फ 100 ही बची हैं।
गेटिंग द पॉइंट। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेंस होता है, मैं दोबारा देख रहा हूँ जरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है वो क्या होता है, ये एग्जांपल था, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है जी आपके पास सेल माइनस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या हो जाता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ये है सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ फॉर्मूला, कंप्रेस यू कैन से समराइज किया हुआ। अब धीरे धीरे ये ओपन अप होता जाएगा। इसका सेंस क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं, लेट्स से हम बोलते हैं वर्मास फैमिली, ठीक है, व्हेन वी से वर्मास फैमिली, इसका मतलब है वर्मास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे सारे कवर हो गए। अब हम उसको आगे बाइफिकेट कर सकते हैं कि जी वर्मा के अंदर 2 ग्रैंडफादर्स हैं तो 2 पर्सन्स हो गए, उनके फर्दर कुछ बच्चे हैं, उनके फर्दर कुछ बच्चे हैं। तो अब क्या हो रहा है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद 1, देन वी हैव जस्ट स्प्रेडिंग टू, और फ्लो में खुलता जा रहा है। तो सेम वे जो फॉर्मूला है ये अभी सबसे ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में। इससे ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म सिर्फ वही हो सकती है जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या बोलेगा, डायरेक्टली दे ही देगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कहते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल को हम क्या कर रहे हैं, बाइफिकेट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, और क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसके अलावा हम इसको कैसे कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हेन वी से सेल, तो सेल का क्या मतलब है भैया, हमने पूरी सेल की है, चाहे हमने किसी को भी बेचा हो। तो हम इसका मतलब है सेल 2 ही लोगों को कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, या तो वो सेल विद इन इंडिया कर सकता है या आउटसाइड इंडिया कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, या तो सेल विद इन इंडिया होगी या आउटसाइड इंडिया होगी। अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। और जो सेल आप विद इन इंडिया करते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सेल, रीजन बीइंग हमारे घर में की गई सेल। डोमेस्टिक का मतलब घर में, तो डोमेस्टिक सेल मीन्स जो हमारे घर में की गई। अब अ सिंपल थिंग सेम, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी सेल है, इस सेल को अगर मैं ब्रेक करूं तो आई कैन राइट डोमेस्टिक सेल प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। डोमेस्टिक सेल प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, तो भैया हमने जो बेचा बाहर और हमने जो खरीदा उसका क्या कर लिया गया, नेट ऑफ कर लिया गया। और चेंज इन स्टॉक भी क्या किया हमने, नेट ऑफ कर लिया गया। चेंज इन स्टॉक का मतलब है कितना बदला। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि पहले 500 था अभी 600 है, तो कितने का फ़र्क आया, 100 का आया। तो वी जस्ट टेक द 100। अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि इसको हम और ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डोमेस्टिक सेल इटसेल्फ सेल डोमेस्टिक सेल, बट ये जो नेट एक्सपोर्ट लिखा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट गुड्स यानी कि जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर लिए, माइनस इंपोर्ट गुड्स जो आपने बाहर से मंगाए थे उसका नेट ऑफ कर लेंगे, तो क्या बनता है, नेट एक्सपोर्ट। तो कई बार आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा होगा तो आपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर लेना एंड यू विल गेट द नेट एक्सपोर्ट। एंड सेम वे जो चेंज इन स्टॉक है प्लस हम उसे क्या लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं जी ये 3 फॉर्मूलेज हैं, आप ये 3 फॉर्मूलेज डिफरेंट डिफरेंट याद कीजिए, ऐसा नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। और उसी एक फॉर्मूले को क्या किया गया है, ब्रेक किया गया, ब्रेक इन सेंस जस्ट अ सिंप्लीफाई करके ओपन ओपन एंड ओपन किया गया। दूसरा पॉइंट, आप अगर इसे किसी बुक से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है उसने इन चीज़ों को किसी और तरीके से लिखा हो। ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो हो सकता है वो यही है। ठीक है, तो आप अगर कभी भी किसी क्वेश्चन को करेंगे और आपको मैच करना है तो आपको सिर्फ आंसर मैच करना है, यू डोंट हैव टू मैच द सोल्यूशन विद देम, क्योंकि वो लोग बहुत ही यू कैन सी शॉर्टकट तरीके से सॉल्यूशन करते हैं एंड दैट इज़ नॉट फिजिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम्स। यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे। अब पॉइंट ये आता है कि हमें इन तीनों में से लगाना कौन सा है, तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है जी सेल,
एंड लिखा हुआ है चेंज इन स्टॉक, तो हम सबसे पहला ले लेंगे। लिखा हुआ है सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सेल को सेल की जगह ले लेंगे एंड चेंज इन स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का क्या निकाल लेंगे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। तो इट इज़ समथिंग कि आपको जिस हिसाब का क्वेश्चन आया होगा आपने उस हिसाब का फॉर्मूला पुटअप कर देना है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, वो ऐसे भी देंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, दिल गिव यू सेल 10,000 और नीचे आपको दे देंगे नेट एक्सपोर्ट लेट्स से 2,000। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको अपने फॉर्मूले पे स्टिक रहना है, आपको चेंज नहीं होना है। अब नाउ यू विल नॉट सी अरे सेल दे रखा है तो ये तो 10,000 हो गया, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, दोनों को प्लस किया तो 12,000 हो गया। नहीं सर, आपको पता होना चाहिए सेल का मतलब क्या है। सेल का मतलब है डोमेस्टिक सेल प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब है ये 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है। तो अब इस केस में आपका आंसर के नाम पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो आप चीज़ को ये ध्यान रखना है कि जब वो प्रॉपरली लिखेगा डोमेस्टिक सेल तो ही आपने उसे डोमेस्टिक सेल मान के नेट एक्सपोर्ट ऐड करना है। अगर उसने लिखा खाली सेल तो आपको मानना है कि एक्सपोर्ट वाला जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इट इज़ ग्रॉस टोटल इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हमें किस पे जाना है, अब हमें नेक्स्ट पे जाना है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट, अब देखिए वैल्यू ऑफ इनपुट बहुत ही सिंपल सा है, जो हमने पढ़ा अभी, क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू ऑफ इनपुट आ जाएगा, या फिर परचेज गुड्स की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट आ जाएगा। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा फॉर्मेशन है, बेसिकली क्या है वो प्रैक्टिकली पॉइंट पे है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिकल है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट गुड हमने अभी समझा कि फाइनल गुड से पहले जितना भी कोई भी गुड डलेगा दे ऑल आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, बट समटाइम्स हाउ दे मेक अ क्वेश्चन, दे मेक लाइक दिस कि लेट्स से आपने सैंडविच बनाना है तो आपने ब्रेड लिया, तो ब्रेड की कॉस्ट होगी इंटरमीडिएट गुड, बट सैंडविच खाली ब्रेड से तो बनेगा नहीं, उसके लिए आपने परचेज करना होगा एंड दे राइट परचेज ऑफ मटेरियल। अब इस केस में मेरा वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, वो परचेज भी है जो इंग्रेडिएंट्स आप एक्स्ट्रा लेके आए हैं, प्लस मेरा ब्रेड भी है जिसे आप इंटरमीडिएट गुड कह रहे हैं। बट अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो परचेज है ये इंटरमीडिएट गुड के अंदर है या नहीं है। तो देखिए क्या है गाइस, इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ अ लॉजिक, व्हाट इट सेज। मान लीजिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड, अगर इंटरमीडिएट गुड आपका ज़्यादा है परचेजेस से, इसका मतलब क्या है, आई एम सेइंग इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो है आपकी 1000 और आपके पास जो परचेजेस है उसकी वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ इनपुट आप क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ इनपुट आप लिख देंगे कितना, 1000 विद हैशटैग क्या, कि जो परचेज है, जो वैल्यू ऑफ परचेज है डीम्ड, मान ली गई है डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन परचेजेस इन इंटरमीडिएट गुड। कि भैया जो हमने परचेज किया है 200 रुपये का वो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू में है, क्योंकि आ सकता है ना, परचेज सिर्फ 200 का किया है, इंटरमीडिएट गुड 1000 है, इसका मतलब है जो फाइनल गुड बनेगा उससे पहले के जितने गुड्स हैं सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो ये जो 200 रुपये का परचेज किया है ये इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर है। तो आपने सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिख देनी है, ये आपका पहला केस है। बट इसके अंदर अगर केस इसका रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाएगा मतलब क्या होता है, अब वो लिख दे कि इंटरमीडिएट गुड जो है वो कम है परचेजेस से, इसका मतलब है उसने ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में,
इंटरमीडिएट गुड दिया उसने 500 और परचेज दे दिया आपको 1500। अब आप एक चीज़ समझिए, जो 500 है इंटरमीडिएट गुड्स मींस फाइनल गुड्स से सारे पहले के गुड्स, बट जो 500 है उसके अंदर 1500 तो आ ही नहीं सकता, समझ रहे ना आप, उसके अंदर ये 1500 की वैल्यू थोड़ी ना आ सकती है। सो इसका मतलब क्या है, वो कुछ इस तरीके से बता रहा है, भैया सैंडविच से पहले ब्रेड जिसकी कॉस्ट क्या है 500 एज अ इंटरमीडिएट गुड, और हमने क्या करा बाकी का इंग्रेडिएंट्स परचेज किया है, तो परचेज ऑफ मटेरियल की कॉस्ट 1500। सो इन दैट केस आपका वैल्यू ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा, अब मेरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट हो जाएगा 2000। कैसे, इंटरमीडिएट गुड प्लस परचेजेस, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ इनपुट। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिए, देखिए आप कई बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इम्पोर्ट जो है वैल्यू ऑफ इनपुट में दिखा रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक जो है वैल्यू ऑफ इनपुट में दिखा रखा होगा। रीज़न बीइंग कि भैया ये क्या है, इम्पोर्ट है तो बाहर से आ रहा है, बट फिर उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट बना रखा होगा कि भैया नेट एक्सपोर्ट्स भी होता है और चेंज इन स्टॉक भी होता है। तो जिस केस में नेट एक्सपोर्ट करने के लिए वो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने के लिए इंपोर्ट को ऊपर ले गए होंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऊपर ले गए होंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो वो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती के फॉर्मूलेज हैं, आपने प्लीज़ उन्हें नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल उसी स्टैंड पे रहना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा बिल्कुल भी। तो आपने इंटरमीडिएट गुड्स के लिए वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स या परचेजेस, मैंने आपको दोनों कंडीशन समझाई हैं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आप सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं कि भैया हम मान के चलते हैं परचेज इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर बिलोंग करता है। बट अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कम है और परचेजेस भी है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सो इन दैट केस आपको दोनों को प्लस करके वैल्यू ऑफ इनपुट निकालना है। टिल नाउ जितना हमने बात किया ये सारा का सारा हमने गुड्स की बात किया है, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी कैपिटल गुड। इट मीन्स आप बाहर से एक मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो और वो यहाँ पर लगेगी और उससे आप चीज़ें बनाएंगे फर्दर बेचने के लिए। सो द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल नॉट बी कंसीडर एज एनी इनपुट फॉर द गुड, ठीक है, वो गुड्स में कंसीडर नहीं होगी। रीज़न बीइंग हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास फर्दर बेनिफिट्स देंगे इन द फ्यूचर। क्वेश्चन में आएगा वो आपको पता लग जाएगा, उसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है, वो लिख के देगा आपको परचेज ऑफ मटीरियल, तो आपने यही मान के चलना है कि हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है। ओके ये फाइनल गुड है सैंडविच, ठीक है, ये आपका 1500 का बिकने वाला है। अब मुझे वैल्यू एडिशन निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइनल गुड में से माइनस करना होगा इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू। तो इंटरमीडिएट गुड का मतलब हो गया जो भी चीज़ इस सैंडविच से बनने पहले जो भी चीज़ लगी है, जैसे कि इसके अंदर अगर मान लीजिए ब्रेड लगा है, इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स लगे हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ लगा है एंड कुछ अदर पार्ट्स जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं वो लगाए, इन सबको मैं क्या कहता हूँ, इंटरमीडिएट गुड कहता हूँ। बट समटाइम इट हैपन्स कि वो क्या करते हैं, ये इन तीन चीज़ों को एक साथ खरीदा एंड देन दे सेज कि भैया ये सारी की चीज़ें कितने की आ गई हैं, 700 रुपीज़ की आ गई, और वो अदर्स को बोल देते हैं हमने ये परचेज कर लिया 200 का, ठीक है। अब वो आपको क्या बोलते हैं, ओके सो नाउ इन क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं, दे जस्ट सिंपली राइट कि इंटरमीडिएट गुड्स 900 और यहाँ पे दे देते हैं परचेज ऑफ मटेरियल 200, यानी कि जो अदर खरीदा 200 ऐसे दे दिया। अब इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइनल गुड से जो भी पहले की है वो सब कुछ इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, यानी कि ये परचेज ऑफ मटेरियल है ये भी इंटरमीडिएट गुड के अंदर का ही पार्ट है। सो इन दैट केस हम लोग वैल्यू ऑफ इनपुट कितनी लेते हैं, सिर्फ IG लेते हैं एज अ 900, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, ये है फर्स्ट अप्रोच। बट ये A पार्ट है, अगर इसी को आप B पार्ट देखो
अगर मान लो ये जो अदर वाला सामान है ये 1200 का आया होता, एंड दे राइट कि भैया इंटरमीडिएट गुड जो है वो है 700 का, एंड परचेज ऑफ मटेरियल कितने का है, वो है हमारे पास 1200 का। अब ऑल्दो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही है कि फाइनल गुड से पहले की जितनी चीज़ें हैं वो आईजी कहलाती हैं, तो वैल्यू 700 होनी चाहिए। बट 1200 जो परचेज है वो 700 में तो इंक्लूड हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो बड़ा है। तो इसका मतलब है ये अदर परचेज की हुई है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट कितना हो जाएगा, 700 प्लस 1200, तो इट विल कम 1900। हम वैल्यू एडिड मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन है ठीक है, तो सबसे पहले एज एन आंसर आप लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी सेंसेस टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। आप आउटपुट में से क्या करेंगे, इनपुट की वैल्यू को माइनस कर देंगे एंड यू विल हैव जीडीपी एट एमपी। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता है क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल को ब्रेक करेंगे तो डोमेस्टिक सेल प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, और आगे फर्दर नेट एक्सपोर्ट को करेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड चेंज इन स्टॉक स्टैंड फॉर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हम देखेंगे डेटा कैसे दिया हुआ है। तो अगर आप डेटा की बात करें तो देखो सेल दे रखा है, तो सेल का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दिया होता तो हमें उसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है, अब मान लीजिए आपको नहीं पता लग रहा है कि मुझे कैसे फॉर्मूला लगाना है, तो आप सबसे पहले अपना सिंपल फॉर्मूला डाल दीजिए कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है जी। अब आपने देखा यार सेल की वैल्यू तो है, आपने सेल की वैल्यू डाल दी 90, प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू तो नहीं है। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ये पता चल रहा है कि अब क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो अब आप वैल्यू डाल दीजिए। तो इससे कोई वो नहीं है कि आपको डायरेक्टली पता ही लगना चाहिए कौन से वाले स्टेप से शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट विद योर बेसिक स्टेप कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 25, ओपनिंग की दे रखी है 15, तो 25 माइनस 15, इट इज़ ऑलवेज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग गाइस, चाहे नेगेटिव में आए, प्लस 25 माइनस 15 विल कम 10, so 100 is our value of output। लो जी 100 आ गई। अब वैल्यू ऑफ इनपुट क्या कहता है, वैल्यू ऑफ इनपुट होता है जी इंटरमीडिएट गुड या फिर परचेजेस। देखिए आई हैव नॉट रिटन प्लस परचेजेस, आई हैव रिटन परचेजेस, क्योंकि कैसे दिया है ये डिपेंड करेगा। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वन ऑफ द सेम थिंग दैट यू आर यूजिंग फॉर इट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स बोल दे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल दे, वो एक ही बात है। अब ये 40 दिया हुआ है और परचेज दिया है 15। हमें क्या पता है, फाइनल गुड से जितना पहले होता है सारा का सारा आईजी कहलाता है, और अब ये 15 इस 40 में इंक्लूडेड हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब है हम यही मानेंगे कि ये परचेजेज जो है आईजी में इंक्लूडेड है एंड वी विल नॉट टेक परचेजेस, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 40, और हम लोग यहाँ पर एक स्टार मार्क करके क्या लिख देंगे, परचेज, वैल्यू ऑफ परचेज, वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ मटीरियल ₹15 deemed to be included in IG,
इंटरमीडिएट गुड्स में हम लोगों ने क्या मान लिया है, ये मान के चल रहे हैं कि वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई जी 40 आ गई। ठीक है जी। अब अल्टीमेटली हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ इनपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, पुटअप कर लीजिए एंड यू विल रीच टू जीडीपी एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट 100, इनपुट इज़ 40, जीडीपी एट एमपी आ गया 60। बट जो हमारा क्वेश्चन है उसने हमें क्या कहा है निकालने को, उसने हमें कहा है कि सर आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। ओके, तो हम एनएनपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, हमने सिंपल जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, वी विल राइट एनएनपी एट एफसी। तो कैसे आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी पे हम लोग ग्रॉस से नेट पे जाना है, वही सेम जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में सीखा था, ग्रॉस से नेट पे जाना है, वी हैव टू जस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी, एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी। सो जीडीपी एट एमपी कितना आ गया 60, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 20, प्लस एनएफआईए दिया ही नहीं हुआ जी 0, माइनस नेट। अब आप देख सकते हैं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, सब्सिडीज नहीं दे रखा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है आईटी एंड सब्सिडीज माइनस करते हैं तो बनता है एनआईटी। तो आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं कर लेना है कि 10 है तो 10 यूज़ कर लेना है, आपने पहले यहाँ पे लिख के दिखाना है जी आपको पता है आईटी माइनस सब्सिडीज होता है क्या एनआईटी। तो यू विल राइट 60 माइनस 20 प्लस 0 माइनस आईटी दे रखा है हमें 10 माइनस सब्सिडीज 0, 10 दे रखा ना, हाँ 10 माइनस 0, तो इट विल कम 60 माइनस 20 विल कम 40 and this will come minus 10. So ultimately your answer will be 30 as NNP at FC. ठीक है गाइस, ये आपका आंसर हो गया NNP at FC। चीज़ थी ना वो होती है 12th। हाँ यार। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना एक बार, वैल्यू एडिड मेथड को। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय गाइस, थैंक यू, बाय।